सबसे पहले तुमने बोला न्यूट्रल पॉइंट्स। न्यूट्रल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं बेटे जहाँ पे बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर देती है, और इसका जो नेट रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाती है। न्यूट्रल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जैसे बार मैग्नेट है, वो अर्थ के अंदर पड़ी हुई है, बार मैग्नेट की वजह से अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, लेकिन अर्थ की वजह से अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है। तो अगर ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को अगर बैलेंस करते हैं उनको हम न्यूट्रल पॉइंट्स बोलते हैं। और तुमको किस तरीके से बताया था कि जैसे मान लो ये अर्थ है, अर्थ अर्थ का ये हो गया हमारे पास साउथ पोल, और यहाँ पे अर्थ का आ गया नॉर्थ पोल। अर्थ का नॉर्थ पोल है ये, और ये अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ है। ठीक है, अभी हम मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की बात कर रहे हैं। तो अगर अगर सपोज मेरी बार मैग्नेट ऐसे पड़ी हुई है, यहाँ पे मैंने ऐसे बार मैग्नेट रख ली, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा नॉर्थ, और ये भी क्या हो जाएगा साउथ। मतलब जो बार मैग्नेट मैंने प्लेस की उसका जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ पोल को फेस करता है। बेटे इस केस में अगर नॉर्थ और नॉर्थ आपस में फेस करती है तो इक्विटोरियल पॉइंट पे तुम्हारे पास न्यूट्रल पॉइंट बनता है। इक्विटोरियल पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट्स, मतलब वहां पे न्यूट्रल फील्ड्स होती हैं। और अगर सपोज यही चीज मैंने उल्टी कर दी, उल्टी मतलब इन्वर्स कर दी। इन्वर्स करने का मतलब है यहाँ पे मैंने ले लिया नॉर्थ पोल, और यहाँ पे ले लिया साउथ पोल, और यहाँ पे बार मैग्नेट मैंने रख दी, इसका साउथ पोल कर दिया और इसका नॉर्थ पोल कर दिया। अब जो तुम्हारी न्यूट्रल पॉइंट है उसकी वैल्यू कहाँ पे बनेगी बताओ। अगर पहले इक्वेटोरियल पे बनी है तो अब कहाँ पे बनेगी, एक्सियल। एक्सियल पॉइंट पे। तो इस केस में जो न्यूट्रल पॉइंट है वो एक्सियल पॉइंट पे आता है। न्यूट्रल पॉइंट इज ऑन एक्सियल लाइन। क्लियर यहाँ तक? यस। ओके। तो इसको ना तुम रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, देखो एक्सियल पॉइंट अगर बनाना है तो इस तरीके से है ना। तो ये अर्थ की मैग्नेट है, अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो साउथ टू नॉर्थ होंगी ऐसे, ये होगी साउथ टू नॉर्थ, यस। ये साउथ टू नॉर्थ हो गई। और जो बार मैग्नेट है उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पे होंगी, साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ। मतलब ये साउथ टू साउथ नॉर्थ टू ऐसे नॉर्थ। निकला, है ना। तो ये यहाँ पे हुआ ना, ये इस यस पर्टिकुलर सर। पॉइंट पे देखो, इधर से मैं ये क्लियरली नहीं बना पा रहा, ये इधर से आ रही है अंदर की तरफ और यहाँ से आ रही है ऐसे बाहर की तरफ। तो ये आपस में इस पर्टिकुलर एक्सिस में न्यूट्रल पॉइंट बन गया हमारे पास एक्सियल पॉइंट पे। क्लियर है यहाँ तक? यस। अच्छा, और अगर हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पे बनानी हो उस पे भी बना लेते हैं। मान लो ये हमारे पास क्या है, अर्थ है, अर्थ का ये है हमारे पास नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे यहाँ पे भी क्या रखना है मेरे को, बार मैग्नेट रखना है। बार मैग्नेट का नॉर्थ के साथ क्या होगा, नॉर्थ होगा, और साउथ के साथ क्या होगा, साउथ होगा। साउथ। तो अब कैसे बनाएंगे हम, अब अर्थ के लिए तो ये ऐसे जाएगा ना साउथ टू नॉर्थ, ये हो गया, ऐसे चला जाएगा। इज दिस क्लियर बोलो। यस सर। और ये यस जो सर। बार मैग्नेट है जिसको हमने रखा, इसमें जाएगा नॉर्थ टू साउथ, बिकॉज ये नो, तुम्हें पता ही है बेटे बार मैग्नेट के अंदर से तो साउथ टू नॉर्थ जाता है, लेकिन बाहर कैसे जाता है, नॉर्थ टू साउथ। तो ये कितना हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ, समझ रहे हो ना बात। ये येलो वाला किसका है, बार मैग्नेट का, बार मैग्नेट। और ये किसका है, ये वाइट वाला हमने किससे रिप्रेजेंट किया, अर्थ के। तो देखो एक्सियल पॉइंट कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ एरो जा रहा है और यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये बन गया ना एक्सियल पॉइंट। यस सर। सॉरी एक्सियल पॉइंट नहीं, मैं सर न्यूट्रल पॉइंट, इक्वेटोरियल होगा। इक्वेटोरियल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट। मतलब जो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट आया वो इक्वेटोरियल एक्सिस पे आया। न्यूट्रल पॉइंट इज ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस।
क्लियर है यहाँ तक? लेकिन पिछले वाले डायग्राम में जैसे हमने साउथ टू नॉर्थ बनाया था बाहर से, तो वो दोबारा ऐसे कर दोबारा बना लेते हैं क्लियर बेटे। एक यस सेकेंड रुको। एक्सेल वाला पॉइंट, एक्सेल वाले में पहले अर्थ बनाएंगे। ये अर्थ बनी, अर्थ बनी तो ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। अब बार मैग्नेट रखनी है मुझे। बार मैग्नेट कैसे रखनी है? ऊपर नॉर्थ ऊपर साउथ या और नीचे नीचे नॉर्थ। नॉर्थ। तो यहाँ पे क्या होगा? साउथ टू नॉर्थ पहले तो अर्थ के अंदर ऐसे जाएगी, ये साउथ टू नॉर्थ हो गया ऐसे। इस तरीके से हमारे पास साउथ टू नॉर्थ बन गई। ठीक, ठीक यस है। और इस बार मैग्नेट की वजह से कैसे जाएगी? बार मैग्नेट की वजह से जाएगी नॉर्थ टू साउथ, है ना? नॉर्थ टू साउथ। तो ये यस नॉर्थ टू साउथ, ये ऐसे नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ। हाँ, तो एक्सिल किस पे आया हमारे पास? जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कहाँ पे आया? एक्सिस हम्म, एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे आया। ये ना नॉर्थ और ये हमारे पास साउथ, तो ऑब्वियसली हाँ एक्सियल पॉइंट पे आया। क्लियर है यहाँ तक? यस यस चलो अब हम एक सेकेंड, इसकी ना जो रिप्रेजेंटेशन है वो करेक्ट नहीं आ रही। रुको एक मिनट, ये आ गया हमारे पास मैग्नेट, ये बन गया साउथ और ये हो गया नॉर्थ। अंदर कैसे है? ये जाएगा ऐसे साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। और जब हम बार मैग्नेट रखेंगे, ये हमने रखा ऐसे बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का यहाँ पे कौन सा पोल रखना है हमने? नॉर्थ पोल। और यस यहाँ पे कौन सा पोल रखना है? साउथ पोल। तो जब साउथ रखेंगे, ये इस तरीके से आ रहा है ना, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं नीचे की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे कैसे जाएंगी? साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। हाँ ये बन गया। ये देखो ना, ऐसे साउथ टू नॉर्थ जाएंगी। तो ये इस तरफ है, तो ये बन गया ना एक्सेल लाइन पे। सो बट बार मैग्नेट में नॉर्थ टू साउथ नहीं जाती तो। बाहर मैग्नेट में बाहर से नॉर्थ टू साउथ जाती है, लेकिन अंदर तो साउथ साउथ टू नॉर्थ जाएगी। और अगर तुम बाहर वाली पे देखो ना, नॉर्थ टू साउथ, ये ऐसे हो जाएगी, तो भी बनी रहे, यस है ना? तो भी तो तुम्हारे पास न्यूट्रल पॉइंट बनी रहे, ये इस तरीके से, और ये यहाँ से ऐसे नॉर्थ टू साउथ जा रही है, तो हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे आया? एक्सेल पॉइंट पे। क्लियर यहाँ तक? यस अच्छा, अब करते हैं हम, चलो सारे सबसे पहले बोलने हैं तुमने मैग्नेटिज्म के, नहीं बोलने, ये इकट्ठे ही कर लेते हैं। मैग्नेटिक्स के भी बता दो और सारी अर्थ मैग्नेटिज्म के भी। फर्स्ट पॉइंट बताओ कौन सा है, बोलो। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में बेटे पहला, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। हाँ क्या? सो वो जो एक्सपेरिमेंट था ओरेस्टेड। ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट। चलो वो एक्सपेरिमेंट तो हम नहीं यहाँ पे लिखते, हम यहाँ पे शुरू करते हैं लॉरेंस फोर्स से। लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला बताओ। एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ए बी साइन साइन थीटा क्यू वी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर। दूसरा हमारे पास आता है टोटल लॉरेंस फोर्स। टोटल लॉरेंस फोर्स वो क्या हो जाएगी? एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी वेक्टर बी क्रॉस ऑफ बी बी वेक्टर। वेक्टर। सेकेंड हो गया। थर्ड, एफ थर्ड क्या इक्वल है? बी आई एल। एफ वेक्टर इक्वल्स टू आई डी एल वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। फोर्थ, बी आई एल साइन थीटा हो गया फोर्थ। बैट्स वॉट्स लॉ।
Biot-Savart law. So dB is equal to, mu naught upon 4 pi into I dl sin theta by r square. very good, I into dl into sin theta अपॉन आर स्क्वायर. अच्छा, इसका ना क्रॉस प्रोडक्ट भी याद रखना. जैसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये होता है आई डी एल वेक्टर क्रॉस ऑफ आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब. तो जब तुम इसको खोलोगे तो वो यही सेम रिलेशनशिप आ जाएगा. ये हो गया फिफ्थ पॉइंट. ठीक है, फिर सिक्स्थ फॉर्मूला बताओ. सिक्स्थ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर. mu naught I upon 4 pi into sine of phi 1 plus sine of phi 2. वेरी गुड. ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ये हो जाएगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 4 पाई A इंटू साइन ऑफ फाई वन प्लस साइन ऑफ फाई टू. सेवेंथ, सेवेंथ बता. अगर सपोज इनफाइनेटली, हाँ इनफाइनाइट लेंथ वाला, उसमें mu क्या हो naught I जाता है? upon 2 pi r. म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. उसके बाद एट्थ पॉइंट में डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल होता है? डायरेक्शन निकालने के लिए Right hand thumb rule. राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल. अच्छा, फिर उसके बाद नाइन पॉइंट, सर्कुलर कंडक्टर. सर्कुलर कंडक्टर के लिए B इज इक्वल टू Mu naught I upon 2r. म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर. ये हो गया सर्कल के लिए सेंटर पे, टेंथ. उसके बाद अगर तुम्हारे पास सेमी सर्कुलर लूप हो, mu naught I upon 4 r. म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर. वेरी गुड. आगे 11th, current carrying coil. करंट कैरिंग कॉइल. मतलब यहाँ पे उसके एक्सिस पे उसकी Yes. वैल्यू क्या होती है? B इज इक्वल टू mu म्यू naught नॉट I आई r square upon 2 इंटू r square plus x square की power 3 by 2. 3/2. ये भी हो गया. ट्वेल्थ बताओ. Ampere ट्वेल्थ, circuit law. For हाँ segment हाँ, सेगमेंट के लिए. सेगमेंट के लिए क्या होती है? B इज इक्वल टू mu naught I upon 4 अपॉन pi r into theta. 4 पाई R इंटू थीटा. थीटा इज द एंगल जिसका हमने निकालना है. जिस भी पर्टिकुलर, जैसे क्वाड्रेंट है, किसी 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, कुछ भी एंगल है, तुमने उसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है, थीटा में वैल्यू पुट करनी है और इवैल्यूएट कर लेना है. सो पॉइंट नंबर 13th, Ampere circuit law. एम्पियर सर्किट लॉ. वो क्या होता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई. म्यू नॉट इंटू आई. ठीक है. Yes. अच्छा, 14th, Gauss law in magnetism. गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म. वो क्या होता है? बी वेक्टर डॉट ऑफ डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 0. जीरो. अच्छा, ये जो जीरो होता है, इसका मतलब क्या होता है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म का? कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स Do डू not नॉट एग्जिस्ट. मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट. डू नॉट एग्जिस्ट. अच्छा, 14th भी हो गया. 15th बताओ. Solenoid. सोलिनॉइड और टोरॉइड दोनों का लिख देते हैं B इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई. लेकिन सोलिनॉइड के लिए स्मॉल n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, Length. और टोरॉइड के लिए क्या होती है? Number नंबर of ऑफ turns per uh, नंबर ऑफ टर्न्स पर circum. Pi यूनिट r upon 2 pi बाय r. 2 पाई आर. ठीक है. 15th भी हो गया. 16th, 16th बताओ. Torque equals to mb sin theta. बिल्कुल ठीक है. टाउ इक्वल्स टू m वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर which is equal to m into b into sine of theta. अच्छा, 17th, Potential energy. potential energy equals to minus mb
cos theta. कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे याद रखना है कि अगर एनर्जी मिनिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एनर्जी मिनिमम मतलब पोटेंशियल एनर्जी। Stable. एनर्जी मिनिमम मतलब स्टेबल, बिल्कुल ठीक है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? मिनिमम ही होगी एक तरीके से, Yes, sir. है ना। और अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो कौन सा इक्विलिब्रियम है? Unstable. अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। 18th 18th पॉइंट बताओ। Force per unit length. क्या होता है फॉर्मूला? F/L इज इक्वल टू U naught म्यू I1 I2 upon 2 pi r. अपॉन 2 πr। और ये जो लाइक करंट्स होते हैं दे ऑलवेज Attract. अट्रैक्ट। लाइक करंट्स अट्रैक्ट। उसके बाद जो अनलाइक करंट्स होते हैं वो क्या करते हैं हमेशा? Repel. अनलाइक करंट्स रिपेल करते हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर 18th। फिर पॉइंट नंबर 19th वो बताओ। म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c²। ये भी रिलेशनशिप होता है। c यहाँ पे क्या होती है? c इज स्पीड ऑफ लाइट, Right. है ना। ये भी हो गया 19th। 20th बताओ। खत्म। So B axial. हम्म। B axial point पे. बी एक्सियल पॉइंट पे क्या होती है? शॉर्ट Mu डायपोल के लिए naught. म्यू नॉट Mu naught इंटू into 2m. 2m अपॉन आर 4 क्यूब। pi r cube. 4 πr क्यूब। अच्छा, उसके बाद 21 बी इक्वेटोरियल पे भी बता दो अब। बी Mu naught इक्वेटोरियल m. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर क्यूब। M upon r cube. अच्छा, 21st भी हो गया। फिर उसके बाद है हमारे पास 22nd। एम क्या होता है? एम NIA. Magnetic moment. Magnetic dipole. मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का जो रिलेशनशिप होता है इट इज इक्वल टू आई इंटू ए फॉर अ सर्कुलर कॉइल। लेकिन फॉर अ बार मैग्नेट इट इज इक्वल टू क्यू एम इंटू 12. 2l, where 2l is the length between north and south pole. So 23rd बताओ। खत्म। Magnetic length upon geometrical length is equal to 0.8. अच्छा, ये याद रखना जो मैग्नेटिक लेंथ है ना अपॉन जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है, टू बी वेरी प्रिसाइज इट इज 0.84। ये 0.84 याद रखना तुमने, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, 24th बताओ। टाइम पीरियड साइक्लोट्रॉन का t इज इक्वल टू 2 pi m upon अपॉन क्यू बी। रेडियस साइक्लोट्रॉन का MV upon QB. एम वी अपॉन क्यू बी। वेरी गुड, एम वी अपॉन क्यू बी। तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? v इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम, है ना। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ इंटू half q इंटू square. एम वी स्क्वायर, है ना। Yes, sir. तो हाफ एम इंटू ये क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। लेकिन एम से एम कैंसिल हो गया तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अगर तो साइक्लोट्रॉन के पूरे पूरे डीज हैं तो 2 πm अपॉन क्यू बी हो गया। लेकिन अगर मैं एक डी की बात करता हूँ, एक मेटेलिक डी की बात करता हूँ, तो कितना होगा टाइम पीरियड? एक मेटेलिक डी का कितना होगा महक? वो हाफ कर दो उसको, इतना क्या सोच रहे हो बेटे? हेलो। Yes, sir. टी इज इक्वल टू 2 πm अपॉन क्यू बी है तो एक मेटेलिक डी का उसका पाई एम अपॉन क्यू बी हो जाएगा। तुमने पढ़ा नहीं अच्छे से मैग्नेटिज्म अभी? ऐसे करो ना कि आज जो मैग्नेटिक्स है इसको खत्म कर लो, फिर तुम्हारे पास कल आज मैग्नेटिक्स भी खत्म कर लो, करंट भी खत्म कर लो, और इलेक्ट्रोस्टैट्स भी खत्म कर लो, हैं।
और फिर उसके बाद कल सारे उसकी रिवीजन कर लेना, परसों पेपर दे देना, ठीक है? Yes, sir. 27 बताओ फिर कौन सा फॉर्मूला है, बोलो। 27 Angle of declination. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डेल्टा, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी होती है इसकी? 17 degree. 17 degrees, but it depends upon it depends from places to places. It's the value of the delta varies. अच्छा, डेक्लिनेशन एंगल किसके बीच में होता है? Sir, declination alpha नहीं होता. सॉरी, ये तो डिप होता है, डिप होता है, ये एंगल ऑफ डिप होता है बेटे, ठीक कह रही है वो। डेक्लिनेशन को अल्फा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 17 डिग्रीज, ठीक है? उसके बाद डेक्लिनेशन एंगल किसके बीच में होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में और Geometrical meridian. जोग्राफिकल, ज्योमेट्रिकल नहीं, जोग्राफिकल मेरिडियन Sorry, के sir, बीच में, geographical. मेरिडियन के बीच में 28th। एंगल ऑफ डिप डेल्टा किसके बीच में एंगल होता है ये? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक And net फील्ड component, और net. नेट मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। और डेल्टा की वैल्यू इक्वेटर पे कितनी होती है? 0. 0। पोल्स पे कितनी होती है? 90. 90। अच्छा, फिर तीसरा कौन सा कंपोनेंट था? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? बी एच इज इक्वल टू B cos delta. बी कॉस डेल्टा 30th। अच्छा, अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो वो होता है बी साइन डेल्टा, और अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो बी कॉस डेल्टा, और अगर हम टैन डेल्टा की बात करें तो टैन डेल्टा इज एक्चुअली इक्वल टू बी वी अपॉन बी BH. एच, सो इट इज इक्वल टू बी इंटू साइन डेल्टा अपॉन बी कॉस डेल्टा। बी से बी क्या हो गया? कैंसिल, तो वो टैन डेल्टा ही आ गया। अच्छा, 32 ये भी कर सकते हैं ना हम, जो बी नेट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ BV square plus BH square. बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद ना डेल्टा को ना ग्राफिकली, ग्राफिकली नहीं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना भी पता होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो ये इस तरीके से बना, ऐसे प्लेन, फिर ये, फिर उसके बाद सेकंड, देन वी हैव थर्ड, दिस, और सेकंड वाला प्लेन ऐसे बना दिया। बेटे याद है ना ये तुमको, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन? ये जो प्लेन होगा ये कौन सा प्लेन है? मैग्नेटिक मेरिडियन। इसको बोल देते हैं हम मैग्नेटिक मेरिडियन। दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस वन इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, क्या बोलते हैं इसको? अल्फा, Alpha. है ना? फिर ये हो गया हमारे पास, दिस इज बी एच, दिस इज बी वर्टिकल कंपोनेंट। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज बी नेट। और ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल है? Delta. डेल्टा। ठीक है यहाँ तक? बोलो, कोई डाउट है उसमें? No, sir. अच्छा, अर्थ मैग्नेटिज्म का कॉज क्या होता है? अर्थ इतनी बड़ी मैग्नेट क्यों है? बेटे अर्थ इसलिए क्योंकि जो अर्थ की क्रस्ट होती है उसमें मोल्टन लावा पड़ा होता है, और मोल्टन लावा के अंदर ऑब्वियसली तुम्हारे पास एटम्स हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही। अब अर्थ अपनी एक्सिस के क्रॉस घूमती है 24 आवर्स में, तो अर्थ कंटिन्यूसली घूम रही है, और सन के क्रॉस भी अर्थ जो है वो घूमती है। तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मोशन में आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आते हैं तो मतलब करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये तो रीजन है अर्थ की मैग्नेटिज्म का। समझ Yes. में आया? Yes. अनाहिता एक बारी बताओ दोबारा। So because Earth के core crust में molten lava, core में molten lava लावा, है,
जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मूविंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो करंट फ्लो हो गया, और अगर करंट है तो तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है। यस। एक एक सपोज मेरे पास पॉइंट चार्ज है, वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है, क्या उसके साथ लिंक्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? No, sir. यस ऐसे होगी चार्ज की वजह से। बिल्कुल, चार्ज चार्ज होगी। की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, क्या उसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी? नो सर, क्योंकि वो रेस्ट पे मूव नहीं कर रहा बिल्कुल कुछ। ठीक है। सो व्हेन अ पर्टिकुलर चार्ज इज एट रेस्ट, उसके साथ लिंक्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, लेकिन उसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि वो चार्ज मूव ही नहीं कर रहा। इसलिए जब भी हमारे पास मूविंग चार्जेस होते हैं, वो मूविंग चार्जेस करंट्स बनते हैं, और जहाँ पे भी करंट फ्लो हो रहा है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड होती होती है। तुम्हारे घरों में इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं उसमें से करंट फ्लो होता है, और अगर करंट फ्लो होता है तो घर में मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है? है। है। हर जगह, घर पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो अट्रैक्शन है अर्थ की तरफ, हम जो व्हेन वी ट्राई टू जंप एंड अगेन फॉल ऑन द सरफेस, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। 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 एंड ग्रेविटी इज a huge example of the earth's magnetism. हालांकि इतनी स्ट्रांग नहीं है, ध्यान रखना, इतनी स्ट्रांग मैग्नेट्स नहीं होती, पर बट स्टिल अर्थ इज a huge magnet. इज दिस क्लियर? यस। अच्छा, 34th पॉइंट बताओ अब। मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, अच्छा वो सारे पैरामीटर्स थे जो तुम्हारे पास, वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ससेप्टिबिलिटी, है ना, परमिटिविटी। परमेबिलिटी। तो अगर पहले मैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात करता हूँ, क्या होता है फॉर्मूला उसका? रिलेटिव परमेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू आर इज इक्वल टू म्यू मीडियम डिवाइडेड अपॉन बाय म्यू नॉट। म्यू नॉट। फिर उसके बाद ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? काय। आई अपॉन एच। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एच, है ना? यस सर। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एच इक्वल्स टू एन। नहीं, वो तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो गया। चलो, एच इज इक्वल टू एन इंटू आई। एन क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है तो कैपिटल एन लिख देता हूँ इसको। एन इंटू आई। आई हमारे पास क्या है? करंट। ये है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लगा रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। 37th। फिर हमें ये भी पता है कि जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है, इट इज इक्वल टू बी, म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच। एच। बी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। जो कि प्रोड्यूस हो गई। और एच हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यस। अच्छा, और कौन सा फॉर्मूला? काय। काय तो हो गया तुम्हारे पास। इंटेंसिटी तुमने बता दिया, आई अपॉन एच। इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताओ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। वेरी गुड, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, एम अपॉन वी। और मैग्नेटिक मोमेंट को मैंने बोला था मैग्नेटिक चार्ज इनटू लेंथ लिख लो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू ये भी लेंथ हो जाएगी 12। 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो क्यू एम अपॉन ए आ गया। क्यू एम क्या है यहाँ पे? चार्ज इन द मैग्नेटिक। मैग्नेटिक चार्ज, इसको क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटिक चार्ज। तो क्यू एम अपॉन ए जो आया, इसको हम क्या बोलेंगे? सिग्मा भी बोल देते हैं, सिग्मा बोल देते हैं, बोलो। यस यस। सर। सो सिग्मा, इट इज ऑल्सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। फिर उसके बाद हमारे पास जो काय है, काय। 39th, काय। काय क्या होता है? हम एक रिलेशनशिप, ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? कितना ससेप्टिबल है वो मैग्नेटाइज होने के लिए। बिल्कुल ठीक है। एक बच्चे को, एक अच्छे बच्चे को सारा इन्वायरमेंट दे दिया, वो कितना पढ़ सकता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? यस। सो म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी, इट इज इक्वल टू 1 प्लस काय। म्यू आर क्या है? रिलेटिव, रिलेटिव परमेबिलिटी, परमेबिलिटी। उसके बाद काय क्या है? काय ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी लिख लेना अपने आप। ठीक है। क्यूरी लॉ। हाँ, क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ क्या कहता है? दैट गाय इज इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर 40th काय। वैसे ना,
क्यूरी लॉ तो ये कहते हैं काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। एक ना वीस वॉज ए साइंटिस्ट, उसने ना इसको इम्प्रूव किया था, उसने क्यूरी वीस लॉ दिया था, पर वो करना नहीं, इसी से ही हो जाता है काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्वेश्चंस आते हैं तो इसी पे ही हम सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? क्लियर है बेटे? Yes, sir. और बोलो। अच्छा, इसके बाद ना वो तो बड़ी थ्योरी थी, वो तो बहुत सिंपल है तुम्हारे लिए, कि डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेट्स होते हैं जो जिनका जो कि बहुत ही जल्दी जो है वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और डीमैग्नेटाइज भी नहीं होते, परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं वो, है ना। डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है गंदा बच्चा, वो पढ़ाई करना ही नहीं चाहता, वो मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागता है, वो डायमैग्नेटिक मटेरियल है। क्लियर? और जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ना, वो इजीली मैग्नेटाइज भी हो जाते हैं और डीमैग्नेटाइज भी हो जाते हैं। टेम्पररी मैग्नेट्स। टेम्पररी मैग्नेट्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल का बनता है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो फेरो का एग्जांपल आता है आयरन। पैरा का क्या होता है? एल्यूमिनियम एंड स्टील। एल्यूमिनियम एंड स्टील। और फेरो का होता है आयरन। और डाया का होता है कॉपर बिस्मथ, है ना। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए। और सबसे बड़ी बात होती है हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस का मतलब क्या है? हिस्टेरिसिस का मतलब क्या है, बताओ। हरलीन बताएगी। हरलीन है क्लास में? हरलीन, हरलीन बोलो। हरलीन, स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं आपके आंसर का। नहीं पता? बोलो Sir, बेटे। I am not sure. Is there? कोई बात नहीं, कुछ भी बोलो, कुछ नहीं होता, जो पता है बोलो। हिस्टेरिसिस क्या होता है? अच्छा, ये इसको देते हैं हम। सिया, क्या होता है हिस्टेरिसिस? सर कुछ शीट से रिलेटेड होता था कि वो पहले ऊपर जाता है फिर वो नीचे वापस आता है। हिस्टेरिसिस में बोला था कि जो एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई कर दी, उस एक्सटर्नल फील्ड को हम हटा भी देते हैं, तो भी कुछ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, कुछ मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर रह जाती है। दैट इज हिस्टेरिसिस। इसमें हमने ये कर्व किया था 41st पॉइंट में, मैंने ये कहा था कि ये बी एच के बीच में कर्व होता है। तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। अब तुमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाई तो मटेरियल डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ, उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड पड़ी रही, और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। और उस फील्ड को ज़ीरो करने के लिए हम नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं कोर्सिविटी। So we have two terms over here. One is retentivity and the second one is coercivity. Is this clear now? Sir, एक बार repeat करो. Okay, retentivity बेटे, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मटेरियल है वो डीमैग्नेटाइज हो जाए, लेकिन मटेरियल डीमैग्नेटाइज नहीं होता, उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड बच जाती है, उसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। उस बची हुई रिटेंटिविटी को ज़ीरो करने के लिए मुझे नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ती है, और उसको हम बोलते हैं कोर्सिविटी। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. ओके, और बताओ, कोई डाउट? जो सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स होते हैं, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स, उनका हिस्टैरिसीस कर्व थिन होता है या थिक होता है? थिन। थिन होता है, क्योंकि वो जल्दी से मैग्नेट बन जाते हैं और डीमैग्नेटाइज भी हो जाते हैं। और जो हार्ड फेरोमैग्नेट्स होते हैं उनका मोटा। थिक। मोटा, मोटा बच्चा। यस सर। ओके मोटा होता है वो। तो ये हमारे पास आ गया 40%। और बताओ, और तो कोई नहीं है पॉइंट, सब खत्म हो गए? So current sensitivity. क्या सेंसिटिविटी? करंट सेंसिटिविटी? अच्छा, वो तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आएगा ना। मूविंग So कॉइल time गैल्वेनोमीटर पढ़ा पड़ेगा, हाँ। period equals to 1/2 pi वाला under root. तो हाँ बिल्कुल ठीक है। सो 42 इसमें हो जाएगा टाइम पीरियड इक्वल्स टू, लिख दो बार मैग्नेट के केस में 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम बी। आई अपॉन एम बी। आई क्या है? आई इज इंडिया, एम इज मैग्नेटिक मोमेंट,
I is India नहीं, I is movement of inertia. I is movement of inertia, inertia. है ना? और M is magnetic moment and B is what? Magnetic field. 43rd. और तुमने क्या बोला था? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो अल्फा होता है, करंट सेंसिटिविटी, IS, it is equal to alpha upon I. यही होता है ना? अल्फा Yes, क्या होता है? sir. अल्फा इज नोन एज व्हाट? Tangent. डिफ्लेक्शन. Deflection. करंट क्या Angle होता of है? आई क्या? आई current. करंट. मतलब हम ये कहते हैं कि गैल्वेनोमीटर तब सेंसिटिव है जब हल्का सा भी करंट उसमें से पास किया और उसमें बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो गई. क्लियर? Yes, sir. अच्छा, और इसका ना हम वो भी देख लेते हैं आगे. वैसे गैल्वेनोमीटर के केस में क्या होता है? 44th. टॉर्क प्रोड्यूस होती है. टॉर्क प्रोड्यूस होती है, वो क्या होती है? एन इंटू आई इंटू बी इंटू ए. यही होती है ना टॉर्क का फॉर्मूला. इस टॉर्क के प्रोपोर्शनल एक ट्विस्ट प्रोड्यूस होता है, रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होती है, विच इज के इंटू अल्फा. अल्फा क्या होता है? या के इंटू थीटा Angle कह of देते twist. हैं. थीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट. एंगल ऑफ ट्विस्ट. और के क्या होता है? के के इज Torsion. टॉर्शन. Torsional टॉर्शनल constant. कांस्टेंट. देखो तुम मेहनत नहीं करते ना. तुमने कल ना मुझे लगता है अच्छे से पढ़ा नहीं है. तो ये क्या हो जाएगा? एन इंटू आई इंटू बी इंटू ए अपॉन के is equal to theta. So we have n b a upon k into I is equal to theta. So that means theta, which is the deflection जो कि needle में produce हुई, is directly proportional to I. और ये जो n b upon k है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ. यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ. I is equal to theta into k upon n b a. I is equal to थीटा इंटू के अपॉन एन बी. अच्छा ये बताओ, तुम साथ साथ नोट कर रहे हो? Yes, sir. ओके. आई इज इक्वल टू थीटा इंटू के अपॉन एन बी. इस के अपॉन एन बी को क्या बोलते हैं? के अपॉन एन बी ए को बोला जाता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. ठीक है बेटे, पता लग गया? Yes, sir. अच्छा, के अपॉन एन बी ए. के क्या था यहाँ पे हमारे पास? सॉरी, के क्या है? के Torsional constant. टॉर्शनल कांस्टेंट. एन क्या है? Number of turns. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. बी इज मैग्नेटिक फील्ड एंड ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है. गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. और तुमने वो भी निकाल दिया था, करंट सेंसिटिविटी. वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है? वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है कि हल्की सी भी डिफ्लेक्शन, नहीं सॉरी, हल्की सी भी तुमने वोल्टेज अप्लाई करी और बहुत ज़्यादा क्या हुई? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस. अल्फा अपॉन वी. सो इट इज इक्वल टू अल्फा, और वी की जगह हम क्या लिख देंगे? आई अपॉन आई इंटू आर. है ना? अल्फा अपॉन आई की वैल्यू बताओ क्या निकाली थी तुमने? करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू बताओ. NBA upon K. के. यानी कि अल्फा अपॉन आई को मैं लिख देता हूँ करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय आर कर दूं. Yes, sir. सो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय आर. आर इज व्हाट? रेडियो. Resistance. रेजिस्टेंस. आर इज रेजिस्टेंस. चलो, हो गए सारे फॉर्मूलाज अब?
यस सर। पक्का? कोई रह तो नहीं गया? नो सर। चलो फिर करें क्वेश्चंस अब अच्छे से सोच समझ के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? यस सर। चलो भाई काम करें शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारी स्क्रीन्स के सामने। Which of the following statements are correct for the magnetic field strength at a point due to a long straight conductor? सभी ऑप्शन। B option is the correct answer. Very good. कहता है which of the following statement is correct? First है it obeys the inverse square law. Square law कैसे होता है अभी तुम्हारे पास स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। अच्छा ऐसे आ जाए ना, अगर लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर मतलब उसकी जो लेंथ है वो इन्फिनिटी है, फॉर्मूला क्या होता है उसके लिए? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 टू पाई। पाई आर, है ना? तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड बताओ बेटे, सारे ना सारे पार्टिसिपेट करो, ये नहीं कि एक ही बच्चा आंसर देगा बस। सेकंड बताओ। A graph of a magnetic field versus distance for a current carrying loop of radius r is given below. Which of the following expression is true for the graph? A option for r equals to 0 magnetic field is maximum। पहले तो ये लाइन बताओ, ये ठीक है? r equals to 0 मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाती है। अच्छा करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है बेटे? अभी बता के गए, अभी तो बताया तुमको। म्यू नॉट आई अपॉन 2r। म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, और अगर तुम सेंटर पे आ जाते हो तो आर की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। आर की 0 हो जाती है, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। यस तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम। ये ठीक है, मतलब यहाँ तक तो स्टेटमेंट ठीक है। यस। आगे जाके वो कहते हैं बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब, ये भी ठीक है। यस सर। क्योंकि कॉइल है उसके लिए क्या होता था फॉर्मूला? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू बार 3 3 बाई बाई 2। 2। ठीक है, यस यस। सर। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड का आ गया ये, नोट यस। करते जाना कितने तुमने बताए। तुमने जो बताए वो बताना। थर्ड थर्ड क्वेश्चन। कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ आई कैप जे कैप के कैप यूज करके करो, हो जाएगा। सो सी ऑप्शन। कैसे? सो एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप की है बस में तो। बेटे ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। क्या बी और सी ऑप्शन सेम है? नो सर उसमें नहीं सर, एक्स उसमें एक्स जे है। आता है और है एक्स ना? आई। उसमें एक्स जे कैप है और इसमें कितना है, और साथ में इसमें है एक्स ऑफ आई कैप। अब देखो क्वेश्चन क्या है, कहते हैं लॉन्ग स्ट्रेट वायर प्लेस अलोंग जेड एक्सिस, प्लेस अलोंग जेड एक्सिस, करंट I flows in the negative z direction at a point x, y in a plane z equals 0, the magnetic field is। पहले तो मुझे ये बताओ कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या होती है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यस सर। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि उसने आई कैप और जे कैप भी हमको दे दिया। यस सर। अब अगर सपोज जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस प्लेस अलोंग जेड, करंट आई फ्लोज इन द, करंट कहाँ पे फ्लो कर रहे हैं? नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और नेगेटिव जेड डायरेक्शन में तुम्हारे पास करंट फ्लो कर रहा है। ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और यहाँ पे आ गया हमारे पास वाई एक्सिस, और जो करंट फ्लो कर रहा है वो नेगेटिव जेड। नेगेटिव जेड मतलब इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, है ना?
पॉजिटिव जेड को हम क्या लेते हैं, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द वेपर। नेगेटिव जेड को हम क्या लेते हैं, into the plane. इनटू द प्लेन, मतलब नीचे की तरफ हमारे पास आ गया। अगर नीचे की तरफ हमारे पास आ गया, तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं, पहले तो मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, आर के मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ। तो अगर जेड एक्सिस में है तो मैं कह सकता हूँ एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप बना, अगर वो माइनस जेड एक्सिस में है तो। Yes, sir. समझ रहे हो बात मेरी, तुम अगर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होता तो Positive. तुम्हारे पास, तो पॉजिटिव जेड एक्सिस में। अब एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप है तो वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है। Yes, Yes. sir. अच्छा, तो उसका उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड और जे कैप का मैग्नीट्यूड विच इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। Yes, sir. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका जो है वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। उसके बाद अब मुझे बताओ डायरेक्शन बतानी है तुमने। डायरेक्शन अगर मेरे को देखनी है तो वो क्या हो जाएगी, एक्स आई कैप माइनस YJ cap. वाई जे कैप। सो कौन सी ऑप्शन आंसर हुई हमारे पास, B. सो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन अब फटाफट, बहुत सिंपल है। A option. C option. हम्म, A option. C A. option. फोर्थ का है, नहीं नहीं, दोबारा सोचो। So C. An observer moves past an electron at rest. His instrument can measure only electric field. सर वो रेस्ट पे नहीं आता। ऑब्जर्वर तो मूव कर रहा है, Electron का rest पे है. रिलेटिव वेलोसिटी की नहीं बात करते हम कुछ। अच्छा देखो, मैं ऐसे बैठा हूँ, सुनो, मैं बैठा हुआ हूँ, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मैं Yes, बैठा हूँ स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड होगी, yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब क्या है कि दूसरे में वाइसा वर्सा केस ले लेता हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ लेकिन इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, तो रिलेटिव पोजीशंस तो हमारी मूवमेंट है, Yes, sir. तो हमें क्या लगेगा, हमें थोड़ी बहुत ही मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सपीरियंस होगी। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा, C. सी। सी पार्ट। सो फिफ्थ, देखो, कहते हैं इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यू ऑफ आई कैप लिख दूं मैं यहाँ पे। Yes. ठीक है, Yes. ये क्या हो गई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, और वो क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन भी लिख लिया यहाँ पे। इट एंटर्स ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट y ग्रेटर देन 0 वेयर b इक्वल्स 0 फॉर x, y लेस देन इक्वल टू 0। मतलब ये अगर मान लो हम x, y बना देते हैं, तो ओरिजिन से पहले पहले सब कुछ क्या था, मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, इस लाइन का ये मतलब है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। कहते हैं बी इक्वल्स टू बी नॉट फॉर एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन 0, और बी इक्वल्स टू बी नॉट एक्स कॉमा वाई, मतलब इस पर्टिकुलर रीजन में तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट फ्रॉम द रीजन आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी v एट कोऑर्डिनेट y। अब मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ से जा रहा है ऐसे, अगर मान लो यूआई कैप के साथ जा रहा है ऐसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे जा रहा होगा, उल्टा। अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन राइट साइड है तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, Left. लेफ्ट साइड। तो अगर लेफ्ट साइड डायरेक्शन होगी तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पे आ जाएगी, ये ऐसे, मतलब एक्स एक्सिस पे रखो इसको, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद यूनिफॉर्म अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर ऐसे मूव कर रहा है तो मुझे बताओ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पे होगी, ऐसे रखो इसको, इनटू द प्लेन ऑफ द वेपर हो गया, अभी मैं Yes. इलेक्ट्रॉन की बात ही कर रहा हूँ, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आ गई, ऐसे इनटू द प्लेन ऑफ द वेपर, यहाँ पे Sir, सारे रीजन, electron के लिए out of the plane नहीं होगी? ऊपर वाले के लिए होगी बेटे, ऐसे,
और अगर Okay. सपोज ये वाला करंट की डायरेक्शन है, एक ही रखो, तुम नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये वाली रखो अभी। अगर ये वाली रखनी है अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो भी हो जाएगा। तो क्या होगा, तो ऊपर तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, एक सेकंड में इसको इरेज करके ना दोबारा बनाता हूँ, कंफ्यूजन ना हो गया हो। देखो, कहते हैं इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द यूनिवर्सल वेलोसिटी u along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, u वेलोसिटी के साथ। इट एंटर्स अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट y ग्रेटर देन 0। तो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की मैं यहाँ पे वेलोसिटी लिख रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा वो, यू आई कैप। इट एंटर्स द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट y ग्रेटर देन 0। अगर सपोज वो ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो गई यहाँ पे ऐसे। अगर ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है तो इसका मतलब जो करंट का फ्लो का डायरेक्शन है वो उल्टा होगा कन्वेंशनल करंट की, अगर हम बात करें। अगर मैं कन्वेंशनल करंट की बात नहीं करता तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, इस तरीके से हम देखेंगे ना, ये ऐसे करंट जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये इनटू द ब्लेन ऑफ द वेपर आ जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इनटू द ब्लेन ऑफ द वेपर आ गया। ठीक है, ठीक है भाई। Yes, sir. अच्छा, फिर उसके बाद इनटू द वेपर इन एंटर्स द रीजन मैग्नेटिक बी इज इक्वल टू बी नॉट, द इलेक्ट्रॉन एग्जिट्स फ्रॉम द रीजन आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी v एट कोऑर्डिनेट। अब बताओ, विद बी इक्वल डायरेक्शन बतानी है उसकी हमने। यहाँ पे हो गया वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, के कैप। मैग्नेटिक फील्ड हो गई हमारे पास यहाँ पे इक्वल्स टू बी इंटू के कैप। के कैप हो जाएगी ना, इंटू द पेपर आ रहा है सर ये इनटू द प्लेन डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की है ना? इलेक्ट्रॉन के लिए। सर उसके लिए तो आउट ऑफ द प्लेन आ रही है राइट हैंड थंब रूल से। नहीं, ये देखो ना, ये कंडक्टर ऐसे पड़ा है, एक मिनट रुको, ये नहीं पड़ा, वो ऐसे नहीं जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और तुमने नीचे नहीं निकालनी है उसकी डायरेक्शन, ये ऐसे हो गया राइट हैंड, ये इंटू द प्लेन नहीं होगी। सर वो तो फिर बाहर को आ रही है ना फिंगर्स, तो वो आउट नहीं हो जाएंगे? ओके, देखो बेटे, अगर आउट होता तो ऐसे ही होता, ऊपर की तरफ आउट होएगी, ऊपर आउट होएगी। अच्छा देखो, अपने राइट हैंड एक्स एक्सिस पे रखो ऐसे, ये रख दिया, ये कौन है, अनाहिता है, किस ये है, सर आया था। अनाहिता, अनाहिता ऐसे रखो, राइट हैंड थंब थंब रख दिया यस सर। ऐसे। फिर उसके बाद जो तुमने नीचे की तरफ निकालनी है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो फिंगर्स को उस वक्त उस तरफ पॉइंट करना होता है ना। तो बट सर आ तो ऊपर को रही है ना फिंगर्स, तो आउट नहीं नहीं होती है। बेटे, इसको इनटू द प्लेन बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि फिंगर्स घूम के बाहर आ गई तो वो फिर तो सब कुछ ही आउट है। अगर तुम हैंड को ऐसे कर्ल करते हो तो ये भी तो तुम ऐसे कहोगे फिंगर्स कर्ल करके बाहर आ रही हैं, कंफ्यूजन होगी यहाँ पे। देखो यस। ना, ये अगर ऐसे फिंगर्स कर्ल हुई ऐसे तो ये इनटू है, अगर ऐसे आ रही हैं मेरी तरफ तो ये आउट है। ठीक है। तो जैसे अभी आपने आउट के लिए एक्सप्लेन किया वही वैसे तो करेंगे हम, मतलब उसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड को है ना, सॉरी राइट को। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, इंटू दी तो हो इसको गया। आप ऐसे क्यों रख रहे हो, लाइक नॉर्मल क्यों नहीं रख सकते हाथ को? हाथ को इसलिए नॉर्मल रखता है, फिर वो तो ऊपर निकलेंगे ना डायरेक्शन, यस ऊपर आएगी आउट ऑफ द प्लेन। अच्छा हम नीचे नीचे तो निकाल रहे हैं। हाँ, अच्छा नीचे निकाल रहा हूँ, नीचे कहाँ पे है बोलो, नीचे। यस सर, आप इनटू। इनटू द प्लेन। ठीक है। यस। अच्छा, तो मतलब अगर सपोज इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन है तो बी नॉट के कैप ही है। यस सर। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकता, ट्रू और फॉल्स। ट्रू। ट्रू। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गई, यहाँ तो वेलोसिटी इंक्रीज है, यहाँ तो बी हो सकती है, यहाँ फिर क्या हो सकती है, डी, यस सर। है ना। तो बताओ बी और डी में से क्या होगा। अब ये आई कैप है,
ये बी कैप है। अगर फोर्स की बात करें तो वो क्या होती है, वी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर होती है। यस सर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कैप क्रॉस ऑफ के जी कैप। जी आई क्रॉस के क्या होता है, जी। आई क्रॉस के जे होता है। वेरी गुड। माइनस जे। ए माइनस जी। माइनस जे होता है ना बेटे, वो क्लॉक रूल पढ़ा था ना हमने वो 11th में। यस सर यस। तो माइनस जे कैप, तो ये हमारे पास कौन सी ऑप्शन आ गई, डी पार्ट आ गया। समझ में आई बात। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 करो अब। अच्छा 5th को एक बार ये ना कॉन्शियसली देखो, सोचो ध्यान से, फिर हम 6th करेंगे। समझ में आ गया 5th। समझ में आ गया कि मैं दोबारा बताऊं, मैं दोबारा भी बता सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो। सर एक बार बता दो दोबारा। देखो फिर से बताते हैं हम। तो क्या करना है हमने इसमें, सबसे पहले तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। मैंने लिख लिया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास यू आई कैप। इट एंटर्स द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट वाई ग्रेटर देन जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड ना, मैंने बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इन एनी केस ये होगी बी नॉट इंटू के कैप। फिर उसने बोला कि ये बताओ कि उसकी वेलोसिटी v से वो बाहर निकला, तो वो वेलोसिटी मेरे को पता था कि मैग्नेट्स में, मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी को चेंज तो नहीं कर सकता, तो v इक्वल्स टू यू और v इक्वल्स टू यू तो होना ही चाहिए। अब प्रॉब्लम सिर्फ वी वाई ग्रेटर देन जीरो थी कि वाई लेस देन जीरो, ये बताना था मेरे को। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसका क्रॉस ले लिया। क्रॉस लिया तो आई कैप क्रॉस के कैप कर दिया। आई कैप क्रॉस के कैप किया तो वो माइनस जे कैप आ गया। और अगर माइनस जे कैप आ गया तो वाई लेस देन जीरो। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ गया। बोलो, पता लगा। यस सर। चलें आगे, अब क्वेश्चन नंबर 6 करें। यस सर। चलो क्वेश्चन 6 और 7 दोनों ट्राई करो। बेटे 6 तो इजी है, 6 डिफिकल्ट नहीं है। 7 भी इजी है। सर 6th में हम ऐसे करेंगे अगर दोनों का चार्ज सेम है तो मास भी सेम हो जाएगा। मास क्यों सेम हो जाएगा, वो तो एम ए और एम बी दिया हुआ है उसने। क्योंकि चार्ज सेम है। तो ये तो बेटे कोई फैक्ट ही नहीं हुआ कि चार्ज सेम है तो मास भी सेम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है तो उसका मास सेम थोड़ी होता है ना। तो बताओ। हाँ जी मनरूप, हरलीन। सारे आंसर्स ना वही महक को देने पड़ते हैं। महक बेटे आप ही बता दो फटाफट। अच्छा चलो, अगर दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करूं तो बता दोगे। Yes, sir. यस सर। सी और डी नहीं है, ए और बी में से आंसर है। धन- एक सेकंड। बोलो बेटे, मैंने ए और बी में से बताया, इसमें से तो बता दो। Sir, B option. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाँ बी ऑप्शन करेक्ट है, कैसे है बता दो कैसे। सर मैंने तो ना डायग्राम के हिसाब से सोचा। क्या सोचा। बाकी कि सर मतलब इन दोनों का मास भी सेम है और चार्ज भी सेम है। मतलब ए वाले का मतलब सर्कमफ्रेंस ज्यादा है उसमें, मतलब एज अपीयर हो रहा है। हम्म
तो मैंने उसके बेटे हिसाब बेटे देखो, साइक्लोट्रॉन में जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो होता है mv/qb। जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसका mv भी ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली। तो अगर तुम ये ए वाले पार्ट का देखो, इसका रेडियस ज़्यादा है, तो इसका रेडियस ज़्यादा है तो आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, तो इसके एम इंटू वी की वैल्यू ज़्यादा होगी। मतलब एम ए वी ए इज ग्रेटर देन एम बी वी बी। समझ में आया? यस सर। सर। फिर तुमने सोचा क्यों नहीं, इतना सिंपल था। चलो सेवेंथ बताओ अब। An electron is moving in a circular path under the influence, सीधा फॉर्मूला लगेगा, T is equal to टू पाई एम अपॉन क्यू बी, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। सुन हो जाते हैं, सुन क्वेश्चन देख के बोलो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? T इज इक्वल टू 2πm/qb। 2πm/qb। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू QB/2πm। ठीक है। उसने तुम्हें चार्ज टू मास रेशियो दे दी, मतलब तुम्हें उसने Q/m दे दिया। पाई की वैल्यू आपको पता है, 2 इज अ नंबर। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 3.57 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लो। निकाल सकते हो? यस सर। निकालो फिर। बेटे क्या हो गया रायता? क्या हुआ, इतनी कैलकुलेशंस कहाँ चल रही हैं? सर 1 into 10⁹ आ रहा है। हाँ तो 1 गीगाहर्ट्ज हो गया आंसर। उसको यस। गीगा बोलते हैं ना बेटे। मेगा में क्या होता है? 10⁻6। गीगा में होता है 10⁻9। और टेरा में क्या होता है? 10⁻12। वो करवाया नहीं था मैंने वो 11th में महक, कि वो तेरे Yes, sir. घर। तेरे घर. Yes, sir. बस आगे नहीं बोलने की जरूरत। बस, है ना? ठीक है, तो वो उससे Yes, पता sir. लग जाता है ना हमारे पास, टेरा जो है वो 10⁻12 है, और गीगा जो है वो 10⁻9। तो सेवेंथ भी हो गया। क्वेश्चन नंबर एट्थ। एट्थ करेंगे अब। एट्थ क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं, कंफ्यूजिंग है। देखो, चलो पहले ट्राई करो अपने आप। हम्म, हाँ आ गया आंसर, देखो करके देखो ना, राइट हैंड रूल भी लगेगा इसमें, लेफ्ट हैंड भी लगेगा। सॉल्व करो। हाँ जी, ABCD में से कौन सा है? सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन? नहीं, बी ऑप्शन कैसे? सर क्योंकि राइट हैंड हम रूल से डायरेक्शन निकाल नहीं, लेंगे ना पर हम। पर बी ऑप्शन में तो लिखा थी फील्ड एट सी इज अपवर्ड। अपवर्ड कैसे होगी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर सी है? ओके सर, मैंने कुछ और सोच लिया। तो बताओ कौन सी ऑप्शन है?
नहीं, नहीं करना चाहते, क्विट करना चाहते हो? नो सर। ट्राई करो फिर बताओ। एक मिनट और है तुम्हारे पास। देखो, देखो अब ध्यान से देखो। कहता फॉर दिस सेटअप गिवन इन द फिगर रॉड ए बी इज फिक्स्ड एंड रॉड सी डी इज मूवेबल। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट व्हेन करंट आई वन इज पास थ्रू ए बी। जब तुम ए बी में से आई वन करंट पास करोगे तो राइट हैंड थंब रूल लगाया मैंने, करंट ऊपर की तरफ है और इस तरफ फिंगर्स करी मैंने क्योंकि रॉड के लिए मुझे निकालना है। तो वो फिंगर्स को ऐसे कर्ल किया। अनाहिता ये पता लगना है ना इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है। यस सर। इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर आ गया, फील्ड आ गई इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। अब सी डी के लिए बात करता हूँ मैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाता हूँ। एफ बी आई, बी है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ये इनटू चला गया इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। करंट है टुवर्ड्स द राइट साइड, तो ये मेरे पास करंट की फिंगर हो गई। फोर्स कहाँ पे लग रही है? फोर्स कहाँ पे लग रही है? बोलो। upwards. अपवर्ड्स, यानी कि फोर्स यहाँ पे ऊपर लग गई। अब वो कहता है सी ऑप्शन देखो, कहता है फील्ड एट सी इज डाउनवर्ड, बिल्कुल ठीक है। एंड द रॉड सी डी विल मूव अपवर्ड, क्योंकि फोर्स यहाँ पे ऊपर की तरफ लग रही थी तो ये टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगी और जो सी डी है वो रॉड इस तरीके से घूमेगी। अगर सपोज ये मेरे पास ऐसे रॉड है तो वो ऐसे रोटेट होगी। इज दिस क्लियर? यस। Yes, एट्थ sir. का सी। नाइन्थ, ओहो ये नाइन्थ क्वेश्चन कहाँ से आ गया? सर्कल सेगमेंट, ये क्वेश्चन ना जेई में आया हुआ है, ये मैं, चलो मैं तुमको अभी बाद में बता देता हूँ, पहले तुम टेंथ करो। ये क्वेश्चन नाइन्थ नहीं होगा अभी, नाइन्थ सॉल्व करना पड़ेगा, टेंथ करो सॉल्व। कांस्टेंट करंट आई इज मूविंग थ्रू, हाँ देन दी, हो जाएगा, टेंथ इजी है। सर डी ऑप्शन। टॉर्क सर एक्टिंग ऑन द लूप इज 1/√2 टाइम्स। कैसे निकाला तुमने 1/√2 टाइम्स? सर Tau is equal टाउ to एम बी साइन थीटा, तो साइन MB sin. टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। बेटे जहाँ पे थीटा देखा नहीं वहाँ पे 45 लगा दिया। थीटा किसके बीच में एंगल होता है? मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट बेटे, एम इज मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट। थीटा जो एंगल होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है ना? यस सर। ठीक है। तो फिर ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो एरिया वेक्टर वाली होगी, यस सर, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो फिर एंगल तो 90 डिग्री है, तुम कैसे 45 डिग्री करी जा रहे हो? उसमें लिखा हुआ है ना 45। बेटे वो तो, वही तो कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। लेकिन महक को तो ये पता है कि जो एंगल है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में आएगा, तो कंफ्यूज हमने नहीं होना। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में तो एंगल 90 डिग्री है, तो ऑप्शन कौन सी सही है? ऑप्शन सही है सी, C. मैक्सिमम हो जाएगा 990 से। है ना, मैक्सिमम हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक, यस सर। तो हमने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा 11th, फटाफट से 11th 12th। अब देखो एक और चीज, चलो पहले 11th पढ़ लो क्वेश्चन। This is the value of the shunt to be added। अब ये देखो, ये ना shunt to be added in series, कहीं shunt सुन के तुम वो पैरेलल वाला ना रिलेशन लगा देना कि एमीटर की बात कर रहा है, याद है? यस सर। एमीटर में गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए तुम शंट लगाते थे,
किस में शंट पैरेलल लगाते थे? पैरेलल में। लेकिन पैरेलल यहाँ पे वो कह रहे शंट टू बी एडेड इन सीरीज, मतलब सीरीज वाले उसको रेजिस्टर को उसने शंट बोल दिया। ये बहुत चंट है, समझ गए? चंट वर्ड आ गया यार। चंट का मतलब पता है तुमको? चंट मतलब बहुत स्मार्ट, क्लेवर Clever. क्लेवर। हाँ। Of shunt to be added in series to convert it into a voltmeter of range 5 volts। लगाओ फिर। आता है ना ये फॉर्मूला लगाना? आता है ना? फॉर्मूला पता है या मैं बताऊं? सर बता दो। बेटे गलत बात है ये, पता होना चाहिए तुमको। देखो V इज इक्वल टू, इसमें होता था I प्लस इंटू इंटू रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, बस। वोल्टमीटर ऑफ रेंज 5 वोल्ट्स, मतलब V की जगह क्या लिख देंगे हम? 5 इक्वल्स टू करंट। करंट की वैल्यू कितनी है? 5 मिली एम्पियर्स, मतलब 5 इंटू 10⁻³ इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है? वन ME1। आर तो वन निकालना है। एट RGA1, RGA1। सुबह सुबह उठ के नहा धो के अच्छे से अपना अटेंटिव बैठते हैं क्लास में। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 1 ओम है, ये देखो ना, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 1 ओम है। प्लस क्या हो जाएगा 1? वो लगा पता है इधर सिया? यस सर ओके। अब इसको करो सॉल्व। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 10⁻³ उधर चला गया, ये हो जाएगा 10⁻3। 10⁻3 इज इक्वल टू R प्लस 1, यानी कि R की वैल्यू तो 1 किलो ओम आ गई। 11th का आंसर क्या है? हाँ, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अप्रोक्सीमेटली 1 किलो ओम आ गई ना। 10⁻3 1 किलो ओम ही है। हेलो। यस यस सर Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 12 बताओ फिर। बेटे वहां पे मैं थोड़ी हेल्प करूंगा, वहां पे तुमने खुद सोचना है, तो तुम अच्छे से करो ना काम। 12th। Which of the following statements are correct about galvanometer? Galvanometer constant is dimensionless। करेक्ट है ये? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट क्या होता है? कैपिटल जी किसके इक्वल होता है? के अपॉन एनबी के एनबीए अपॉन एनबीए एनबीए। सर एनबीए अपॉन के नहीं होता एनबीए अपॉन के तो वो होता है ना, करंट सेंसिटिविटी। ओके सर अच्छा, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? एनबीए अपॉन के। के So, NB upon K, current sensitivity is expressed as the exact reverse of the, ये तो बिल्कुल ठीक है। ये तो यस ठीक सर हो गया भाई, है ना? सेकंड तो आंसर क्या हुआ 12th का? B option. बी ऑप्शन बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। बॉम्बे। बॉम्बे का नया नाम क्या है अब? मुंबई मुंबई भाई गए हो तुम कभी मुंबई? यस सर ओके, गुड। चलो 13th क्वेश्चन करेंगे अब। 13th, 13, 14। सर बट इसमें डायरेक्शन नहीं मेंशन एक्ट तो हाँ करती तो है बताओ 13 का आंसर क्या होगा? असर्शन करेक्ट है या नहीं है? कहते हैं when two long straight ये wires are काम connected they may come closer, तो ठीक है। हाँ हो सकता है, अगर मान लो अगर ऑपोजिट डायरेक्ट, हो अगर ऑपोजिट होगी तो रिपेल, तभी तो उसने मे लिखा ना, मे। यस सर तो असर्शन करेक्ट है। यस सर रीजन है रीजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स बिटवीन टू वायर्स कैरिंग करंट, रीजन करेक्ट है। जरूरी नहीं है अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो तो रीजन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स फॉल्स। तो कौन सी ऑप्शन बनी? सी सी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। 14th। 14 बताओ।
D option. A is false, R is also false. बिल्कुल ठीक है, 14th का बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ए इज फॉल्स एंड नहीं, ए एंड आर आर ट्रू। कहते हैं नेट फोर्स ऑन ए क्लोज्ड करंट लूप प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। नेट फोर्स जीरो होती है तभी तो उसमें टॉर्क लगती है। Yes sir, 40 है, ठीक है। assertion जो है वो करेक्ट है। और Okay. रीजन टॉर्क प्रोड्यूसिंग जीरो व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक सच दैट मैग्नेटिक परपेंडिकुलर टू दी। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ द लूप के परपेंडिकुलर हुई, मतलब जो एंगल थीटा है वो 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, वो 0 हो जाएगा फिर टॉप है से। ना। तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन करेक्ट आंसर नहीं है असर्शन का, है ना, एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो वो अगर वो परपेंडिकुलर हुई तो वो थीटा जीरो कैसे हुआ, मतलब क्या? बेटे ये मैग्नेटिक फील्ड है, यस सर। ये मैग्नेटिक फील्ड अगर कॉइल ऐसे पड़ी हुई है, यस सर। ये परपेंडिकुलर हो गए ना दोनों, यस सर। लेकिन हमें तो एरिया वेक्टर चाहिए, एरिया वेक्टर तो इस तरफ होगा यस ना, सर, वो ठीक है ठीक है। पैरेलल हो गए। ठीक है। यस सर। 15th लास्ट। क्वेश्चन। A option. True है तो। A. ए ऑप्शन, मैग्नेटिक फील्ड एनी पॉइंट इन टोरॉइड इज जीरो, बिल्कुल ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कॉइल ऑफ मैक्सिमम, बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पता लग गए सारे क्या? क्वेश्चंस। अब हमने ऊपर छोड़ा था, ये भी करा दूं। क्वेश्चन नंबर कहाँ था, 9th. ये वाला, ये करा दूं। ये थोड़ा सा ना इसमें पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान से करना है। ठीक है, Yes चलो sir. चलो सॉल्व करने देखो। कहते हैं सर्कल इज सेगमेंटेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, यहाँ पे उसने 8 इक्वल पार्ट्स कर दिया। इफ करंट I flows through the circle, then the magnetic moment due to the given figure is। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है हमने गिवन फिगर का, तो बताओ कैसे करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q into 2L. Q इंटू, बेटे क्यू एम इंटू ट्वेल्व तो तब होता है ना जब अगर बार मैग्नेट होती है। अगर सर्कल सर्कल की बात की हो तो Sir, क्या I होता है, आई into इंटू ए। A. हाँ, आई इंटू ए, है ना। तो हम क्या करेंगे, कहता है 8 इक्वल पार्ट्स हैं। इफ करंट I flows through the circle then the magnetic moment due to the given figure is। अच्छा तुमको ये पता है कि अगर जैसे सर्कल का जो तुम एरिया निकालते हो ना, पाई आर स्क्वायर होता है ना सर्कल का एरिया, Yes sir. वैसे ना बेटे इसका जनरल फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन टू। ये जनरल फॉर्मूला होता है। कोई भी अगर एंगल दिया हो तो तुम आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन टू अगर लगा दोगे तो वो तुम्हारे पास उसका एरिया आ जाएगा। सर्कल के केस में थीटा की वैल्यू 2 पाई हो जाती है। 2 पाई होगा ना सेंट्रल एंगल सर्कल के केस में, 360 डिग्री। हेलो बेटे बोलो। यस सर। मैंने क्या बोला कि जो एरिया का फॉर्मूला है, एरिया का फॉर्मूला हो जाता है आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन टू। अब इस क्वेश्चन में ना लंबा क्वेश्चन है, बीच में इंटरप्ट कर लेना कि अगर तुम्हें कुछ ना समझ में आए, लेकिन ये मत कहना कि सर सारे ही दोबारा कर दो। तो आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन टू, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई, किसके केस में, सर्कल के केस में। तो अगर 2 पाई हो जाती है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पाई आर स्क्वायर आ गया ना। यस सर। तो इसके लिए मतलब जनरल जो फॉर्मूला होता है एरिया का, वो होता है आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन टू। हाँ मेरे को ये बताओ कितने सेगमेंट्स हैं, ये 8 सेगमेंट्स हैं। 8. यस सर। 1 2 3 है ना, सारे 8 सेगमेंट्स हैं। तो ये सेंट्रल एंगल ए का कितना हो जाएगा, एक एंगल 2 पाई अपॉन क्या कर दोगे, 8 कर दोगे, Yes. 5/4। तो कितना हो जाएगा पाई/4। हो गया पाई/4, Yes. यस। बोलो। अब पाई/4 हो गया तो एरिया कितना निकलेगा, एरिया अगर हम सेगमेंट का निकालें तो वो कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू पाई/4 इंटू आर स्क्वायर। कहते करंट सर्कल इन द मैग्नेटिक। अब देखो ये जो है वो ए है, ये वाला ए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना ए है।
तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा ये वाला? 2a 2 टू है। है। 2 है, यानी कि अगर मैं पहले कंप्लीट सर्कल की बात करूं, कंप्लीट सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? कंप्लीट सर्कल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंप्लीट सर्कल, बोलो एरिया, बोलो बेटे। इट इज इक्वल टू 2a square into pi by पाई 4 इंटू 2a का स्क्वायर। ये कितना आ गया? 4 पाई a स्क्वायर आ गया। यस सर। अच्छा, अब हम निकालेंगे सेगमेंट का। तो अगर एक सेगमेंट की बात करें तो ये हो गया ना सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, ठीक है। तो इसका अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? पाई/4। अब मेरे पास ना जगह कम होती जा रही है, तो मैं सेगमेंट लिखो, लिखो एरिया ऑफ ए सेगमेंट, एरिया ऑफ अ सेगमेंट, एरिया ऑफ अ सेगमेंट, ये हो जाएगा इक्वल्स टू आई इंटू, साथ में क्या आ जाएगा? ये पूरा का पूरा सेगमेंट डिस्टेंस कितना है? 2a है, 2a का होल स्क्वायर हो गया। ये वाला फॉर्मूला लगाया ना, r² इंटू थीटा बाई 2, 2a का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू बाद में पुट कर दूंगा मैं। पता लग रहा है बेटा, ये इसका निकाला मैंने। हेलो, यस सर। इसका निकाल लिया, लेकिन जब इसका मैं निकालूंगा तो ये तो सेगमेंट सिर्फ इतना है, पूरा सेगमेंट, इसमें से ये वाला तो है नहीं ना कुछ भी, माइनस करना पड़ेगा मुझे। माइनस क्या करेंगे? ये इसका एरिया, वो कितना हो जाएगा? a² इंटू थीटा अपॉन 2। क्लियर है यहाँ तक? yes sir तो यहाँ से ऐसे ये भी करंट जा रहा है इधर को, और हाँ, तो ये सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आता है। यहाँ हो जाएगा आई इंटू 2a होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू थीटा माइनस a² इंटू थीटा अपॉन 2। सॉल्व करके बताओ मेरे को थीटा की टर्म्स में कितना आता है। बोलो बेटे। so minus 3i into a square theta नहीं, upon माइनस, माइनस आ रही है, माइनस कैसे आ रहा है? plus 3i square 3a² into a square theta इंटू upon 2 थीटा अपॉन 2। ये कितना एक सेगमेंट का आ गया एरिया? सभी का आ गया भी ये, 3ia² थीटा अपॉन 2। यस। अच्छा, और एक बार ये नाहिता मुझे बताओ, ये क्यों किया हमने माइनस यहाँ पे? so क्योंकि वो जो छोटे वाला सेगमेंट है उसको उसका सब्ट्रैक्ट निकालना निकालना पड़ेगा ना उसका, है ना? तो ये माइनस हो गया, ये एक सेगमेंट का आ गया। ऐसे कितने सेगमेंट है टोटल? 8 है 8 टोटल 8 सेगमेंट्स है, लेकिन ये यहाँ पे फर्स्ट, हम तो जो ये कंटिन्यूस वाला एक, ये वाला कौन सा है? दूसरा, और ये हमारे पास जैसे तीसरा और ये चौथा, 4 है ना? 4 हो गए ना, ये जो कंटिन्यूस लाइंस लग रही हैं तो 4 सेगमेंट्स की हैं। यस सर। तो इसका मतलब उन चारों सेगमेंट का एरिया कितना आ जाएगा? 3ia² इंटू थीटा अपॉन 2 इंटू 4 4। ये कितना बन गया? इट इज 6 इक्वल i स्क्वायर थीटा। 6ia² थीटा। ये आ गया 6ia² थीटा। यस सर। अच्छा, ये 6ia² थीटा कितने सेगमेंट्स के थ्रू आ गया हमारे पास? 4 4 सेगमेंट्स के, 4 सेगमेंट्स का हमने निकाल लिया। साथ में हमें जो सर्कल वाला एरिया वो भी ऐड करना पड़ेगा। सर्कल वाला एरिया वो कितना होगा हमारे पास? 6ia²। अच्छा ये बताओ थीटा कितना है? थीटा pi by 4 पाई/4, यहाँ पे पाई/4 डाल दो, प्लस सर्कल का कितना निकाला था तुमने? पाई 4 r² निकाला था ना? 4 pi square निकाला था पाई r², अगर सपोज मैं ये इनर सर्कल की बात कर रहा हूँ तो पाई a² हो जाएगा। बोलो। yes sir
अब इन दोनों का टोटल करना जरा कितना आता है। बेटे ये तो सिंपल ही आ गया, 6i² इंटू π/4, ये 3/2 हो गया। 3/2 + 1, ये हमारे पास 5/2 आ गया सिंपल। तो आ तो गया बी ऑप्शन आंसर। हेलो। Yes, sir. तो 9th का हमारे पास बी ऑप्शन आ गया। तो एक बार एक्सप्लेन कौन करेगा, बताओ। सिया करेगी, सिया। सिया आप करके बताओ। यस सर। 9th एक्सप्लेन करो बेटा एक बारी। तो पहले हमने पूरे जो एरिया सर्कल है उसका एरिया निकाला विच वाज पाई स्क्वायर। फिर हमने एक सेगमेंट का एरिया निकाला विच वाज सेगमेंट का एरिया माइनस छोटे वाले सेगमेंट का एरिया, छोटे उस से वाले किसी पार्ट में का भी। निकाला। उसको इंटू 4 कर दिया क्योंकि कंटिन्यूस जो लाइंस थी वो सिर्फ 4 थी, तो इसलिए उसको इंटू 4 कर दिया हमने। फिर हमने एक छोटे वाले सेगमेंट का एरिया मतलब निकाला। उसको इंटू 4 इसलिए किया हमने क्योंकि 4 ही सेगमेंट्स मेन यहाँ पे ड्रॉ किए हुए थे। तो हमने इंटू 4 करके वो पूरे सेगमेंट्स का आ गया। ठीक है। यस फिर यस वो उस एरिया के साथ हमने जो है वो सर्कल का एरिया, वो जो स्मॉल वाला सर्कल है वो वाला एरिया ऐड कर दिया, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। यस सर। ठीक है। सो दैट वाज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9th। तो क्लियर है यहाँ तक सभी को। यस तो फिर अब मुझे ये बताओ कि अ, हमने अभी वो सेकंड वाला इसका भी वो चैप्टर जो है ये करना है, ये अभी करें या ठहर के करें, कैसे करें। तो जैसे अभी कर लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुमको। नो सर। थके तो नहीं हुए। नो सर। ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर खत्म कर लेते हैं, चलो ये करो फिर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर के क्वेश्चंस ये वाले इजी होंगे क्योंकि जो सेकंड वाला पार्ट है वो इजी सा ही होता है। तो 1 2 3 करो, मैं अभी डिस्कस करता हूँ तुम्हारे साथ। सो मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म खत्म करने के बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर, क्वेश्चन नंबर 1 बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है। बी। बॉम्बे। वीक फील्ड स्ट्रेंथ, बिल्कुल ठीक है। ये कहता है मैग्नेट्स फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल मैग्नेट्स। तो तुमने बोला बोथ 2 एंड 4। वीक फील्ड स्ट्रेंथ भी होती है और जो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं उसकी शेप के बारे में भी नहीं पता होता कि वो तो किसी भी तरीके से पत्थर की शेप के भी होते हैं मैग्नेट्स। तो इरेगुलर शेप, ठीक है। बी ऑप्शन सेकंड। सी। सेकंड का सी इज द करेक्ट आंसर। एल इज द इफेक्टिव लेंथ एंड एल जी इज द ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट। देन एल ये तो मैं बता के हटा तुमको ना, 0.84 तुमने करना यस सर, सी का आ है रहा ना। था। तो सी आ रहा है। उसके बाद थर्ड। बॉम्बे। थर्ड भी ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, बिल्कुल ठीक है, बॉम्बे। मैग्नेटिक मोमेंट इन अ बार मैग्नेट इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शंस, ठीक है। अंदर तो साउथ नॉर्थ ही होती है। फोर्थ। फोर्थ बहुत सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डज नॉट रिप्रेजेंट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। सी ऑप्शन। हाँ बेटे, क्योंकि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो कभी भी अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इंटरसेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। बी ऑप्शन, बॉम्बे। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली जो तुमने डाइपोल मोमेंट निकालना है दैट इज राइट एंड थंब रूल, और वो उस तरीके से ही आता है, बिल्कुल ठीक है। फिफ्थ का बॉम्बे। सिक्स्थ। द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा उसने टू द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वन पार्ट एज कम्पेयर टू ओरिजिनल मैग्नेट विल बी। 1/2 हम्म। हाफ हो जाएगी।
the ratio of moment of inertia to the magnetic moment of one part as compared to the original magnet will be. पहले तो ओरिजिनल मैग्नेट की निकालें हम. Yes, sir. कहते हैं thin bar magnet is cut into two equal parts as shown in the figure. The ratio of moment of inertia to the magnetic moment. Moment of inertia अगर हम बात करें तो moment of inertia होता है बेटे I is equal to ml square upon 12. यही होता है ना बेटे, अगर सेंट्रल एक्सिस से जाते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है ml square upon 12. Yes, sir. ठीक Yes. है. और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे ये I जो QM into 12. QM इंटू टूएल, QM इंटू टूएल. तो अगर इसकी रेशियो में निकालूंगा, पहले तो पूरी मैग्नेट के लिए निकालते हैं, आई अपॉन मैग्नेटिक मोमेंट की रेशियो. वो क्या हो जाएगी बेटे? ये हो जाएगी एम मास है ना, एल लेंथ है, एम एल स्क्वायर अपॉन 12, साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा QM इंटू टूएल. यही हो जाएगी Yes, sir. फर्स्ट केस में. अब सेकंड केस निकालते हैं. सेकंड केस में उसने क्या किया, उसको दो इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया उसको. तो अब क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ml square में 48. Length मोमेंट half ऑफ होगी. इनर्शिया, हाँ लेंथ कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है. दोनों के नीचे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो बेटे एक सेकेंड है, अगर सपोज लेंथ भी हाफ हुई तो मास भी तो हाफ हुआ, Okay, yes, sir. है ना. तो ये कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर, उसका तो आपने बोल दिया था L/2, तो वो 48 तो कर दिया था आपने, Yes, sir. लेकिन मास हाफ होगा तो मैं 96 कर दूं इसको. 26. Yes, sir. अच्छा, और जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो और वो भी half Q हो into जाएगा. L. वो मैग्नेटिक मोमेंट QM इंटू एल, मतलब QM इंटू 2L की जगह क्या आ जाएगा, L. है ना. अब तुम क्या करो, बहुत ध्यान से अपनी कॉपीज पे इसकी भी रेशियो निकालो. ठीक है. एक्सक्यूज मी सर, इसमें जो हम मतलब इनर्शिया में हम एल ले रहे हैं और हम मैग्नेटिक मोमेंट में जो एल ले रहे हैं, मतलब वहां पे हम 2L ले रहे हैं, तो वो इक्वल ही होंगे ना? हाँ बिल्कुल इक्वल होंगे. ओके सर. देखो यहाँ पे जो हम लेंथ ले रहे हैं ना, एल ले रहे हैं, और यहाँ पे 2L ले रहे हैं, वो अल्टीमेटली कैंसिल ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको. अच्छा एक चीज़ ध्यान सुनो, हम ना एल ही लेते हैं, ये बात इसकी ठीक है, एम एल स्क्वायर लिया ना, तो यहाँ पे भी तो तुम एल ही ले लो. बेटे समझ में आया? Yes, sir. तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा एल, और यहाँ पे तुम क्या कर दोगे, True. L/2. अब ध्यान से इसकी रेशियो निकालो, और ये वाली रेशियो तो हमने निकाल ही ली थी, निकालो. और फिर तुम्हें क्या करना है, फिर देखो, पहले करने से पहले इधर देखो, पहले ये वाली जो तुम रेशियो निकालोगे, वो कहते थे रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब इसकी रेशियो, इसको मैं स्टार लिख देता हूँ, और इसको मैं डबल स्टार लिख देता हूँ. मतलब तुमने स्टार बाय डबल स्टार की रेशियो निकालनी है. ठीक है. Yes, sir. करो फिर शाबाश, बताओ आंसर. 1/4. 1/4 इज द करेक्ट आंसर. समझ में आ गया? Yes, sir. अच्छा, सिक्स्थ क्वेश्चन भी हो गया. सेवेंथ क्वेश्चन मैं इरेज कर दूं बेटे, सिक्स्थ नोट कर लिया. Yes, sir. सेवेंथ, Sir, B option, EVR. EVR अपॉन 2 है ना, ये तो डायरेक्ट थ्योरेटिकली क्वेश्चन है. EVR अपॉन 2 Yes, sir. तो पता है, वेरी गुड. सेवेंथ का बी ऑप्शन. एट्थ, Only one. नहीं सेकंड भी पढ़ना ध्यान से जरा. मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ अर्थ इज क्लोज टू द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, यही होता Yes, sir. है ना. सो कौन सी ऑप्शन आंसर? सी पार्ट है, बोथ C. 1 एंड 2. ठीक. अगर ऐसे होता है ना कि बोथ, मतलब ऑल 1 2 एंड 3, तो हम तीनों ही लिख देते, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी ज़्यादा ही होती है. पर वीक मैग्नेट्स बोलते हैं हम उसको, नहीं फिर थर्ड नहीं आएगा. ठीक है. Yes. सो 1 Yes. एंड 2. नाइन्थ, Angle of repose. कहाँ पे पढ़ा था? एंगल ऑफ रिपोज कहाँ पे पढ़ा था?
एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा था बेटे फ्रिक्शन में, उसमें बोला था कि इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ वो वाला एंगल जहाँ पे ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिंस टू स्टार्ट इट्स मोशन। याद आ गया अब अल्फा और टैन अल्फा की वैल्यू म्यू होती थी वहां पे। लगा पता? बोलो। यस अच्छा ये नाइन्थ टेंथ टेंथ बताओ। A figure of magnetic elements of Earth is given below. सर ए ऑप्शन। टेंथ का ये नहीं, दोबारा ध्यान से। एक ऐसे लेबल्ड पार्ट्स 1 and 2 represent respectively magnetic meridian and geographical meridian. Labeled parts 1 and 2 represent respectively geographical meridian and magnetic meridian. ये सर आपने सुबह बताया था उस डायग्राम में। हाँ geographical meridian और magnetic meridian, तो आंसर क्या होगा इसका टेंथ का? ए ऑप्शन। हाँ ए भी होगा, बी भी हो सकता है। 1 and 2 represent और respectively नहीं होगा geographical meridian. क्योंकि वो आगे को है ना इसमें, तो इसीलिए। हाँ तो बी हुश पार्ट। हुश। ये कौन है? कौन आ गया? कौन आ गया तुम्हारे घर में? अच्छा बी पार्ट, इसका ना आंसर बी पार्ट है। लेबल्ड पार्ट्स 1 and 2 रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। एक बात है, ये स्ट्रीट डॉग एंटर कर गया? सर वो चूहा आ गया। अच्छा ओके चलो। अच्छा टेंथ का बी पार्ट। अच्छा ये ए पार्ट क्यों नहीं हो सकता? मतलब ना ए पार्ट भी हो सकता है वैसे, मैग्नेटिक मेरिडियन ज्योग्राफिकल मेरिडियन। एक्चुअली में क्या है कि जो फर्स्ट वाला प्लेन है उसको ज्योग्राफिकल मेरिडियन बोलते हैं, और जो मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है, इसलिए है। वैसे ऐसे कुछ नहीं है, फर्स्ट भी हो सकता है आंसर। ठीक है यस सर। तो 11th का बताओ। 11th नहीं होगा। एक मिनट 11th रुको मैं बताता हूँ फिर से। 12th बताओ तुम। ओ 12th भी ना, क्वेश्चन बोलो पहले 12th। ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है, ये तुमको ना सीधा याद रखना पड़ेगा। Consider a plane as formed by the dipole axis and the axis of the Earth's rotational plane. Let P be the point on the magnetic equator in plane S. Let Q be the point of intersection of the geographical and magnetic meridians. Declination and dip angle at P and Q respectively are. D part आंसर है इसका 12th का, याद रखना तुम। At P 0,0 लेकिन at Q it is 0,11.3 degrees। पता लग गया 12th क्वेश्चन? यस। ओके अच्छा अब 11th करते हैं। 11th पढ़ो पहले क्वेश्चन 11th, देखो तुम कर सकते हो हैंडल। हम्म, देखो पढ़ लिया क्वेश्चन, पढ़ लिया? तो कौन एक्सप्लेन करेगी? हरलीन। हरलीन क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकते हैं हम? हरलीन अच्छा ये गोविंद नूर करेगा। गोविंद नूर क्वेश्चन रीड करो एक बारी। The plane of a dip circle in geographic meridian is set up such that the parent dip is delta 1. It is again set up in vertical plane perpendicular to टू दी ज्योग्राफिकल मेरिडियन। देखो geographic डेल्टा वन, meridian. देखो पहले डेल्टा वन है ना, मैं क्या लिख लेता हूँ, tan ऑफ डेल्टा वन। tan डेल्टा वन का फॉर्मूला क्या कर देता हूँ मैं? tan डेल्टा वन इज इक्वल टू वर्टिकल कॉम्पोनेंट होता है अपॉन हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट होता है, h cos अल्फा हो गया। यही होता है। बोलो भी यस और नो तो बोलो। Yes, sir.
v अपॉन cos अल्फा। और दूसरे में वो कहते हैं इट इज अगेन सेट अप इन वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू ज्योग्राफिकल मीडियन सच दैट apparent dp is डेल्टा 2। लेकिन अब क्या कर रहा है वो, एक और प्लेन है डेल्टा tan डेल्टा 2, इसमें क्या हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन है लेकिन है इसके साथ परपेंडिकुलर है। अगर इसके साथ परपेंडिकुलर है तो मैं कह सकता हूँ h, अब क्या हो जाएगा, cos ऑफ 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, है ना। तो tan डेल्टा 2 की वैल्यू हो जाएगी इट इज इक्वल टू v अपॉन h sin अल्फा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा tan डेल्टा 1 अपॉन tan डेल्टा 2 की रेशियो ले लो, डेल्टा 1 और साथ में आ जाएगा tan डेल्टा 2, इट इज इक्वल टू v अपॉन h cos अल्फा। और tan डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, v अपॉन h sin अल्फा। h से h क्या हो गया, कैंसिल, v से v क्या हो गया, कैंसिल, इट इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा। सो tan डेल्टा 1 अपॉन tan डेल्टा 2 इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा। तो कौन सा आंसर हुआ बताओ, ए बी C. सी डी, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ उसने ये बोला कि एक जो प्लेन था वो नॉर्मल था और जो दूसरा प्लेन है वो पहले ही प्लेन के परपेंडिकुलर है, बस इतनी सी बात की हमने। तो कॉस अल्फा, एक में अल्फा ले लिया मैंने, दूसरे में 90 माइनस अल्फा ले लिया। समझ में आया? बोलो। Yes, sir. सो क्वेश्चन नंबर 11, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया, 13 14 15 तीनों कर लो, तीनों के आंसर बता दो। 13th 14th 15th। So B option. वेरी गुड, 13th का बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, वेरी गुड बेटे। द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ब्रेकिंग इनटू टू पीसेस। बिल्कुल, जब तुम उसको तोड़ते भी हो दो पीसेस में तो भी नॉर्थ और साउथ अलग बन जाता है। फिर आगे, द मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी रिड्यूस टू हाफ व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू पीसेस। तो रीज़न भी ट्रू है लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका रीज़न क्या होना चाहिए था अनाहिता, क्या होना चाहिए था इसका रीज़न? मैंने एक पूछा। So because magnetic dipoles do not exist, so मैग्नेटिक डाइपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, वेरी गुड, यानी कि गॉस लॉ। क्या हुआ, हंस monopoles क्यों do not exist. मैग्नेटिक मोनोपोल्स होता है। सॉरी सॉरी, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। और गॉस लॉ से, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म से हमें ये पता लगता था। ठीक है, 14th। A ऑप्शन। ये ऑप्शन इज द करेक्ट वन। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू A। ए। ठीक है, 15th। B। 15th का बी, मतलब रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैग्नेटिज्म इज रिलेटिविस्टिक इन नेचर, ठीक है। स्टेशनरी चार्जेस डू नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। When we move along with the charge, there is no relative motion. Then we find no magnetic potential with the charge. अच्छा नो मैट, ठीक है, A होगा इसका। तो 15th का ये होगा आंसर, यस सर, A है। 15th का ये इज द करेक्ट आंसर। तो 1 to 15 हो गए, खत्म हो गया हमारा काम। यस सर। तुम्हारा प्रोटोकॉल क्या है बताओ? हमने ये मैग्नेट्स भी कर लिया, मैग्नेट्स को भी रिवाइज करोगे तुम सारा। यस सर। फिर कल की क्लास रखें, इवनिंग में क्लास रखें ऑफलाइन कि रहने दें? इवनिंग में कोई डाउट्स होंगे अगर तो तुम आ जाना 6 o'clock, अगर नहीं होंगे तो फिर रहने देना, ठीक है। ओके सर। अच्छा, और जो है ये जो अब हमारे पास ना ये 3 चैप्टर्स हमने पहले भी तो किए थे, वो क्वेश्चंस उसके इलेक्ट्रोस्टैट्स के कर लिए थे, इलेक्ट्रिकल चार्जेस के, यस सर। और वो इलेक्ट्रोस्टैट्स के भी कर लिए थे, पोटेंशियल कैपेसिटेंस। यस सर। वो नहीं किया था मेरे ख्याल से।
किया था Question. किया था, याद आ गया मेरे को, किया था ना। Yes sir. अच्छा, और वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वो नहीं किया। वो नहीं किया था, तो फिर कैसे करना है बताओ। सर इवनिंग में कर सकते हैं। सर इवनिंग में रख लो, ऑनलाइन इवनिंग इवनिंग में ऑनलाइन रखने की ऑफलाइन? ऑनलाइन। ऑनलाइन। ऑफलाइन अच्छा भी। तो है, ऑफलाइन रखना। ऑफलाइन रख लेते हैं, बट है ऑफलाइन ही करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। ठीक है, यस तुम यस करके आना, वो पूछ लेना सारे, और कोई डाउट्स होंगे तो वो भी पूछ लेना, कुछ भी। और फिर कल का डे हम कंप्लीट अपना रखेंगे, तुम अपनी सेल्फ स्टडी का, रिवीजन का, और फिर परसों तुम अच्छे से पेपर देना। यस सर। सो कल सिर्फ फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफलाइन बाकी रखना सारे सर। आज। कल मैं नहीं, सिलेबस तो सारा आज ही खत्म कर देंगे ना, प्रोटोकॉल ये है, सिलेबस सारा आज ही खत्म कर देंगे, कल सिर्फ रिवीजन करो सारी आराम से, सब कुछ। ओके सर। ठीक। यस और सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी मैं शाम को करवा दूंगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स करवा, पोटेंशियल वो भी शाम को जो है वो रिवाइज करवा दूंगा तुमको। ओके तो सर। तो तुम सारा आज ऑफलाइन खत्म कितना करके, वही 6 o'clock 6 to 7। ओके सर। ठीक है, और वही बस कल करके अपना परसों पेपर दो अच्छे से। ठीक, चलो फिर रैप अप करें बेटे। यस सर। थैंक यू सर। चलो, सो गुड बाय टू ऑल, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।